Good morning students. Welcome to my channel Education is Strength. Myself Deepali Harchande. Today we are going to learn the lesson number first. We are going to just revise the whole chapter. Already I have uploaded the lectures on YouTube, but today I am going to revise the whole chapter in one session or in one lecture. So let's start very important points of this lesson. Okay. Very first, the name of the lesson is The World Since 1991. Fine. So here we are going to start with the Cold World War. After the end of Cold World War, what was the situation? Cold World War end होने के बाद क्या सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली अमेरिका, रशिया, बट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ होल वर्ल्ड, दैट वी आर गोइंग टू learn here. Fine. Few part of this we have already studied in 11th standard, means the 1945 to 1991 era that we have already learned. So we'll start here. Just a minute students. Yes. See, the Berlin Wall in November 1989. Fine. This point we are going to learn right now. Okay. The fall of Berlin Wall in November 1989 and the eventual disintegration of the Soviet Union ended the Cold War era. Now you have learned in the 11th standard that what was the Cold War era and what was the influences, what was the effects of Cold War. But when it has got ended, ये कब ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर एरा? ये 1989 में ख़त्म हुआ जब इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? वो ये हो गए, सेपरेट हो गए. जो सोवियत यूनियन में जो सारे स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो कंट्रीज थे, वो सेपरेट हो गए. और उस मोमेंट पे ये जो कोल्ड वॉर एरा है वो ख़त्म हो गया. ओके. इट वॉज एंडेड विथ ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन ऑफ वर्ल्ड दैट वॉज बेस्ड ऑन द rivalry of the United States and allies and the Soviet Union and its allies. Yes. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि ये कोल्ड वॉर एरा कब ख़त्म हुआ? जब पूरा ये जो वर्ल्ड था, ग्लोब था, वो क्या हुआ? दो हिस्सों में बट गया. एक है ईस्ट वर्ल्ड एंड दूसरा है वेस्ट वर्ल्ड. फाइन. और ये किस वजह से हुआ? ये सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों में डिस्प्यूट था, इन दोनों में राइवलरी थी. राइवलरी मीन्स व्हाट? उनमें बहुत सारे विवाद थे, उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे. सो ये डिस्प्यूट्स की वजह से क्या हुआ? उन्होंने जो कुछ स्टेट्स थे सोवियत यूनियन में, वो सब डिसइंटीग्रेट हो गए, सेपरेट हो गए, और यहाँ पे हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा है हमारे ही कंट्री का, भारत और पाकिस्तान का. जब ये सेपरेट हो गए तब जो कुछ प्रॉब्लम्स था, जो कुछ डिस्प्यूट्स थे इन दो देशों में, वो सब ख़त्म हो गए. सेम ईयर पूरे वर्ल्ड में अलाइज किए गए थे. अलाइज मतलब क्या? कुछ कंट्रीज जो थे वो सोवियत यूनियन के साथ थे, और जो कुछ कंट्रीज थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ थे. सी, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये सब पूरा फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फाइन. तो उसमें जो कंट्रीज थे वो डिवाइड हुए थे. कुछ जो कंट्रीज थे वो अमेरिका के साथ थे, कुछ कंट्रीज थे वो रशिया के साथ थे और ब्रिटेन के साथ थे. तो ये जो सेपरेशन है, इसके वजह से ये जो कोल्ड वॉर एरा है वो ख़त्म हो गया. क्या देखना है अभी? यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो गई. एक बार वॉर ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर मीन्स नॉट अ डायरेक्ट वॉर. फाइन. जैसे डायरेक्ट वॉर हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे पे हमला करना है, अटैक करना है. कोल्ड वॉर ऐसे नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पे अटैक होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे अटैक होता है, इकोनॉमी पे अटैक होता है. वी कैन से राइट नाउ पेंडेमिक सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन. सो ये अटैक किस पे है? ये इकोनॉमी पे अटैक है. पूरे वर्ल्ड में जो कुछ देश है, जो कुछ कंट्रीज़ है, सब पे ये इकोनॉमिक अटैक किया गया है.
तो ये भी हम कोल्ड वॉर का एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं जो चाइना ने अभी अप्लाई किया है। अभी चाइना का तो जो इमरजेंस है, जो उदय है, वो तो बाद में हुआ है, वो मल्टीपोलैरिटी में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर हमें ये जो पूरी डेवलपमेंट है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हम बोलते मतलब ये जो शीत युद्ध है वो ख़त्म होने के बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुआ तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो अभी पहले इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, व्हाट आर द मेजर इश्यूज, व्हाट आर द मेजर डायमेंशंस एंड फीचर्स ऑफ दिस। आई एम नॉट गोइंग डीप इन द होल means there are altogether 5 points. I am not going deep in that, but still I am just overlooking it. Fine. Very first is rise of new states. See this, you can see rise of new states. अभी हमने क्या देखा है, जब इंटीग्रेट जो नए नए कंट्रीज है उसका इमरजेंस होना लगा। इमरजेंस मतलब क्या, उदय होने लगा। नए जो देश है वो अभी एग्जिस्ट होने लगे इस वर्ल्ड में। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ो। तो अभी उसमें क्या हुआ, डोमिनेशन था, इंटरनेशनल डोमिनेशन था। किसके पास था, दो सुपर पावर के पास था। एक तो सोवियत यूनियन था जिसको अब हम अभी रशिया बोलते, लेकिन उस टाइम सोवियत यूनियन मतलब क्या, बहुत सारे जो देश थे, जो कंट्रीज थे वो एक साथ थे और उन्होंने खुद की एक यूनियन बनाई थी। तो इसकी वजह से वो पूरा सोवियत यूनियन हम बोलते। लेकिन अभी उसको रशिया बोला जाता है क्योंकि रशिया एक छोटा सा भाग बना है। वो सारे डिसइंटीग्रेशन के बाद, सेपरेशन के बाद अभी क्या है, हमारे पास एक नया नाम है जो रशिया हम बोलते हैं। फाइन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि रशिया एंड सोवियत यूनियन में अभी दो सुपर पावर थे, हम बोलते हैं उसको बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी भी ख़त्म हो गई क्योंकि जो सोवियत यूनियन के पास जो पावर थी, जो सोवियत यूनियन जो कंट्रोल कर रहा था पूरे वर्ल्ड को, विश्व को, तो वो अभी ख़त्म होना चालू हो गया क्योंकि जो सोवियत यूनियन में जो बाकी के देश थे, स्टेट्स थे, उन्होंने क्या किया, वो खुद फ्रीडम मांगने लगे। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो एटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी की वजह से क्या हो गए, वो सब अलग अलग हो गए। तो अभी यूनिपोलैरिटी मीन्स ओनली वन कंट्री इज कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। सो बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी के तरफ हम मुड़ने लगे। तो बाइपोलैरिटी किसके पास थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों के पास ये पूरा कंट्रोल था विश्व का। तो अभी ये डिसइंटीग्रेशन के वजह से पूरा जो पावर था वो किसके तरफ चला गया, ये अमेरिका की तरफ चला गया। तो अभी सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गई। अभी ये जो है ना दूसरा, इमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। फाइन। सो इमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी में आपको दिखाई देगा कि पूरा वर्ल्ड यूनिपावर में लगा। अभी पूरे विश्व पे किसका अधिकार था, किसका कंट्रोल था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बाद में ये क्या है, ये देखा हमने इमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। अभी जो कुछ ह्यूमन राइट्स हमें मिले हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मीन्स इंटरफेरेंस। अभी क्या है, इसमें अवेयरनेस हमारे देशों में, अलग अलग देशों में बढ़ने लगा। कौन सा अवेयरनेस, दैट ह्यूमन राइट्स, वन शुड गेट द राइट्स। एंड उसी की वजह से ये जो हम सेपरेशन देख रहे हैं वो इमरजेंस होने लगा, एग्जिस्ट होने लगा, और अलग अलग देश बाहर निकलने लगे, सेपरेट होने लगे। बाद में है टेररिज्म का एक नया आयाम बोल सकते हैं हम। ये चेंज हुआ पूरा कंसेप्ट। जो हम पहले बोलते इन प्रीवियस डेज इट वाज रिलेटेड टू रिलीजन, वो रिलीजन के हिसाब से वो टेररिज्म का कंस्ट्रक्शन था। लेकिन अभी ये पूरा जो सिस्टम है ये चेंज हुआ। और ये सिस्टम कब चेंज हुआ, आफ्टर द अटैक ऑफ 11 सितंबर 2001 ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। हमने वो देखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, 9/11 हम बोलते हैं उस अटैक को। सो उसके बाद ये पूरा जो कंसेप्ट है ये पूरा चेंज हुआ। अभी ये चेंज हुआ कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट,
that concept is the terrorists, they want they want control on a whole world. उनको क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना है. फाइन. इसके लिए अभी टेररिज्म काम कर रही है. लेकिन उससे पहले क्या था, खुद के रिलीजन के लिए ये लोग काम कर रहे थे. अभी ये कंसेप्ट चेंज हुआ. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म. मल्टीपोलैरिटी, अभी हमने क्या देखा, पहले बाइपोलैरिटी थी, जो दो स्टेट्स में, दो सुपर पावर में ये पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो डिवाइड हुआ था. और ये दो जो देश है वो सब पे कंट्रोल कर रहे थे, डिक्टेटरशिप कर रहे थे. हम उसको बोल सकते हैं हुकूमत ये कर रहे थे, मतलब खुद की हुकूमत बजा रहे थे वहाँ पे. फाइन. उसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन सेपरेट हो गई, उसमें से बहुत सारे जो स्टेट्स है वो सेपरेट हुए. उसके बाद यूनिपोलैरिटी आई. यूनिपोलैरिटी मीन्स द होल पावर इज़ इन द कंट्रोल ऑफ अमेरिका. आफ्टर दैट, after the passage of time, many countries they wanted to be a super power. अभी क्या हुआ, जो बाकी के जो देश है उनको भी क्या होने लगा, उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं, क्यों अमेरिका, सिर्फ हम क्यों नहीं सुपर पावर बन सकते. तो इसमें इमरजेंस किस किस का हुआ, इंडिया का, सेकेंड चाइना का. इंडिया को भी ऐसे लगने लगा कि हम महासत्ता बन सकते हैं, हम सुपर पावर बन सकते हैं. चाइना को भी ऐसे लगा कि हम क्यों नहीं सुपर पावर बन सकते. तो अभी ये जो पूरा वर्ल्ड है वो अभी मल्टीपोलैरिटी के तरफ मुड़ रहा है. फाइन. देन रीजनलिज्म. रीजनलिज्म मीन्स द प्रादेशिक हम बोल सकते. ईच एंड एवरी कंट्री दे आर फोकसिंग टू देयर स्टेट एंड दे आर फोकसिंग टू देयर कंट्री, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट द होल वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म. Now, the China and India, they are upcoming superpowers. Fine. And growing importance of the Indo-Pacific region, and also the rise of Russia under Vladimir Putin. Fine. अभी चाइना, इंडिया एंड रशिया, ये सभी को ऐसा लगता है कि पूरा जो वर्ल्ड का पावर है वो हमारे पास रहने चाहिए. ये देखो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, आप यहाँ पे देख सकते हो नाम. अभी रशिया को भी ऐसा लगने लगा कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड पे हमारी जो सत्ता है वो हम रूल कर सकते हैं. आफ्टर दैट, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स. अभी मैंने क्या बोला आपको कि अभी जो कुछ कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, उनको एक फीलिंग आने लगी, उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलने लगा, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बारे में पता चलने लगा. अभी उनकी जो फीलिंग थी, उनका डिज़ायर क्या था कि हमें ऑटोनोमस कंट्री चाहिए, हमें खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए. जैसे हमने 1947 में इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिला. क्यों मिला, क्योंकि हमें भी पता चलने लगा कि जब हम इंडिपेंडेंस के अंडर आ सकते हैं तो हम खुद के देश की डेवलपमेंट हम खुद कर सकते हैं. फाइन. तो ये एक नई आइडिया, नई आइडियोलॉजी, कंसेप्ट अभी इम्प्लीमेंट होने लगा सारे देशों में. तो अभी न्यू स्टेट्स कैसे हो गए, अभी यहाँ पे भी दो आइडियोलॉजी है. वेरी फर्स्ट इज, दो ट्रेंड्स हम बोल सकते. फर्स्ट इज बाइपोलैरिटी ट्रेंड. बाइपोलैरिटी मीन्स द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू, अगेन टू व्हाट वी कॉल्ड इट, टू सुपर पावर्स. फाइन. रशिया एंड अमेरिका, और अमेरिका एंड चाइना, और अमेरिका एंड इंडिया. फाइन. सी, दीज आर द इमर्जिंग सुपर पावर्स. फाइन. अभी ये सब नए ट्रेंड्स चालू हो गए किसमें, हमारे विश्व में. पहले है, जैसे मैंने मेरा बाइपोलैरिटी. सेकेंड, एथनिक नेशनलिज्म. एथनिक नेशनलिज्म मीन्स व्हाट, इसको हम बोल सकते हैं जो रूट है, किसी भी एक जो वंश है, रेशियल बोलते हैं हम, वंश है, उनको पता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. फाइन. तो वो उनको ऐसे लगता है, अगर मैं रशिया से बिलोंग करती हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, चाइना से बिलोंग करती हूँ, तो ये जो पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो हमारा ही होना चाहिए, हमारे ही देशों के लोगों का होना चाहिए. ये एक नई कंसेप्ट, नई आइडियोलॉजी अभी स्प्रेड होने चालू हो गई. तो इसको क्या बोलते हैं हम, एथनिक नेशनलिज्म.
मैं इंडिया में रहती हूँ तो ये इंडिया किसका है, मेरा है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हम रिप्रेजेंटेटिव जो भेजते हैं उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस की भावना मन में जगने लगी, ऑटोनॉमस कंट्री की भावना मन में जगने लगी, और जो स्टेट्स है, जो कंट्रीज़ है, वो अभी सेपरेट होना शुरू हो गया। नाउ बाइपोलरिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, फाइन, इन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। देखो, जब एक कोई महासत्ता होता है तो वो कभी खुद की जो हम बोलते हैं ना कंट्रोल है, वो छोड़ने को उनको मन नहीं रहता। दे डोंट वांट टू लूज देयर कमांड, दे डोंट वांट टू लूज their hold on this world, fine. So Soviet Union was also in the same what we call it, वो उनकी भावना वैसे ही थी कि नहीं, हमें अभी छोड़ना नहीं है विश्व को। तो वो बाइपोलरिटी का वो ख्याल जो था वो उनके दिमाग में तब से है, किसके, सोवियत यूनियन, रशिया के पास, फाइन। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, अभी ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप सेपरेट हो गए। जो पूरा वर्ल्ड है वो दो देशों में, दो देश नहीं बोल सकते, पावर में अभी ये हो गए, ईस्ट यूरोपियन पावर एंड वेस्ट यूरोपियन पावर। जो स्टेट से कंट्री है उन्होंने भी अभी उनको ये करना चालू किया, क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ, अलाइज बनाने स्टार्ट किए। कुछ देश थे उनको सोवियत यूनियन पसंद था, उनको कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो पसंद था, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। जो कुछ देश थे जिनको अमेरिका के साथ अलाइज करना था, जिनको हमारे अमेरिका के साथ वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी थी, तो उन्होंने उनको सपोर्ट करना चालू किया, फाइन। तो उसमें अभी नए हमने फ्रीडम के जो इकोनॉमिक फ्रीडम वगैरह जो कॉन्सेप्ट है, मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्रीडम, वो सब देखे। तो अभी ये नए आइडियोलॉजी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ, फाइन। विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला है कि अभी ये जो कंट्रीज़ है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए, जो स्टेट्स है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो अभी कौन कौन से स्टेट्स सेपरेट हो गए, किस किस को इंडिपेंडेंस मिला, उनको एथनिक इक्वालिटी चाहिए थी, उनको एथनिक आइडेंटिटी चाहिए थी, उनको एथनिक इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो ये देखिए, अभी जैसे ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप हो गए, तो अभी यूरोप में ही कौन कौन से देश अलग हो गए, कौन कौन से देश स्टेट सेपरेट हो गए, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दिया। इन द यूरोप द पैटर्न क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये देखो, जेकोस्लोवाकिया स्प्लिट इनटू 2 स्टेट्स, ये आप पढ़ो, जेक रिपब्लिक एंड स्लैव रिपब्लिक। आपको अगर चाहिए तो मेरे जो वीडियोस है वो भी आप गो थ्रू करो एक बार। देन यूगोस्लोवाकिया, सी जेकोस्लोवाकिया सेपरेटेड इन 2 states. Again, the Yugoslovakia also separated, splits into Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, and North Macedonia and Montenegro. Fine. ये जो छोटे छोटे सेपरेट हुए पार्ट है उनको भी क्या स्टेटस मिला, स्टेट्स का, कंट्री का स्टेटस मिला। वैसे ही नीचे भी है, इन केस ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन न्यू स्टेट्स वर फॉलो। ये देखो, सोवियत यूनियन में से तो कितने सारे देश बाहर निकल गए। ये देखो, ये पूरा यूरोप है, ये सारे जो ये है आपको पॉलिटिकल बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये देखो, ये सब सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। अभी इसमें सोवियत यूनियन में से कौन कौन से, आर्मेनिया, मोल्दोवा, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, देन तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया। देखो कितने सारे देश जो है, स्टेट्स है, वो सेपरेट हो गए। देन द ट्रेंड्स, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये देखो, द ट्रेंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये चालू हो गया। इस ट्रेंड में क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, सी एथनिक नेशनलिज्म, ये देखो, एथनिक नेशनलिज्म मैंने क्या बोला है, जिनको खुद के स्टेट में खुद का राज चाहिए उसको हम बोल सकते हैं एथनिक नेशनलिज्म। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप ये पढ़ो एक बार। देन इस तैमूर, ये कौन कौन से न्यू कंट्रीज एस्टैब्लिश हुए, इमर्ज हुए, चेचन्या एंड ऑल दिस थिंग। सी दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइन।
Uh, I don't think so that in the examination, the examiners they will ask about it. So for the sake of information, you just read it. Fine. At least one should know about the history of all the states and countries. Like in India, we have India and Pakistan, two separate countries. But before that, it was known as India itself. It was known as what we called it, Asian Asian part actually. In Asian part, the India was introduced in earlier days, and after that it was India and Pakistan, two separate states. भारत नाम था, हिंदुस्तान नाम था हमारे इंडिया का. उसके बाद 1947 में ये जो सेपरेशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हो गई. ये हमारी हिस्ट्री है. सेम हियर you can get the history of the East Europe, West Europe and Soviet Union. Fine, let's move to the next. आता पुढे आहे towards a unipolar world. Unipolar means what? Again the single country will control the whole world. ये किसके तरफ मुड़ गया है अभी ये पूरा वर्ल्ड? ऑब्वियसली अमेरिका के पास. क्योंकि अभी अमेरिका ने क्या किया, सोवियत यूनियन तो सेपरेट हो गए, उनके पास जो पावर थी वो अभी ख़त्म हो गई. तो अभी अमेरिका ने क्या किया, थोड़ा जो सभी कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स थे, डिस्प्यूट्स थे, उसमें इंटरफियर करना स्टार्ट किया. अभी इंटरफियर मतलब क्या, जो डिस्प्यूट्स थे वो सॉल्व करना स्टार्ट किया और ख़ुद की पावर दिखाने लगे. और इसकी वजह से जो कंट्रीज़ थे, बाकी के जो कंट्रीज़ थे, दे वर आल्सो considering yes that America is a stronger country. America, they have a strong power. Fine. And they started believing on America. They started believing on the decisions of America. Okay. And they have given, means the countries, they started giving control in the hands of America. They started taking disputes to the America. मतलब जो कुछ dispute है वो कहाँ पे वो लेके जाने लगे, अमेरिका में लेके जाने लगे. ये देखो एक पॉइंट रह गया, ये पूरा जो है ये रशिया है, ये पूरा जो पार्ट था वो पूरा रशिया का था. अभी इसमें से ये जो सारे कंट्रीज़ है वो अभी अलग हो गए क्योंकि उनको ऑटोनोमस कंट्री चाहिए थी, इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी. फाइन, ये रह गया था इसलिए. ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका. सबको अभी अमेरिका के तरफ जाने का और वहाँ पे डिस्प्यूट अपने बता के सॉल्व करने का एक नया ट्रेंड चालू हो गया. तो ये ट्रेंड में क्या है, इराक और ईरान का जो कुवैत का जो डिस्प्यूट है ये यहाँ पे बताया गया है. किस के में ये था, वॉर हुआ था इराक और कुवैत में. फाइन, तो इसमें अभी क्या हुआ, द वॉर एंडेड विथ एंडेड विथ कुवैत बिकमिंग फ्री फ्रॉम इराकी कंट्रोल. अभी इराकी जो कंट्री है, इराक ने क्या किया था, कुवैत पे हमला किया था और कुवैत को खुद के कंट्रोल में लाने का वो प्रयास कर रहे थे. लेकिन कुवैत को इराक के अंडर नहीं काम करना था और इराक के अंडर नहीं जाना था. उनको खुद की एक इंडिपेंडेंस कंट्री चाहिए थी. तो यहाँ पे किसने इंटरफियर किया, अमेरिका ने. उस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज एच बुश थे. फाइन, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों इराक और कुवैत वॉर में उन्होंने मध्यस्थी की, इंटरवेंशन किया और एक नतीजा उन्होंने वहाँ पे लाया. तो क्या किया उन्होंने, मॉरल विक्ट्री एंड यूज द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये जो नई टर्म है कि क्या है, आप हमारे पास आओ, हम आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देंगे. तो ये देखो यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक नया एक ग्लोबल सिचुएशन जैसा एक उन्होंने कॉन्सेप्ट इमर्ज की. फाइन, तो अभी क्या किया, कुवैत को उन्होंने क्या किया, इराक के कंट्रोल से बाहर किया. इराक पे अमेरिका ने हमला किया और कुवैत को सेपरेट किया इराक से. तो इसके वजह से क्या हुआ, जो बाकी के जो कुछ कंट्रीज़ थे, ये देखो जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, ओमान, येमेन, अभी ये क्या करने लगे, उनके कुछ डाउट्स हो, डिस्प्यूट्स हो,
उनमें अगर कुछ कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन हो, तो ये कहाँ पे डिस्कस करना चालू किया? अमेरिका के साथ, विथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फाइन, ये एक बार पढ़ो। देन द अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम सोवियत यूनियन। अभी सोवियत यूनियन ने भी उनको सपोर्ट करना चालू किया। ग्लोबल सपोर्ट मीन्स व्हाट? ऑल द कंट्रीज दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द डिसीजंस ऑफ अमेरिका, एंड इसकी वजह से वो सुपर पावर बन गए। फाइन, देन चाइना, कंट्रीज ऑफ द नाटो, इसराइल एंड द अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। सोवियत यूनियन का हमने देखा है, उनके पास इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थे? डिसइंटीग्रेशन का। जो कुछ कंट्रीज थे उनके आसपास, वो अभी क्या होने लगे? सेपरेट होने लगे। तो उसके बारे में भी किसने मध्यस्थी की? अमेरिका ने की। Not much opposition was possible against the United States, and eventually the meaning of the term New World Order, which implied American dominance and leadership in the matters of security, was accepted at the global level. अभी सभी देशों ने क्या एक्सेप्ट किया? डोमिनेंस और लीडरशिप। किसका? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट कर रहे थे सबको। तो ये अभी नया दौर चालू हो गया। नेक्स्ट इज सॉफ्ट पावर। अमेरिका के सॉफ्ट पावर मतलब क्या? डायरेक्टली वॉर नहीं करना है। सॉफ्ट पावर मीन्स व्हाट? सॉफ्ट पावर इज व्हेन यू इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज विदाउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन सॉफ्ट पावर मतलब क्या? इंटरवेंशन करना है, मध्यस्थी करनी। किस में? अगर दो देशों में कुछ वॉर सिचुएशन हो, कुछ डिस्प्यूट हो, प्रॉब्लम्स हो, तो उनमें इंटरवेंशन करना है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको सिक्योरिटी देनी है। ये सब काम अभी किसने चालू किया? अमेरिका ने। तो ये सॉफ्ट पावर करके एक आगे ये कंसेप्ट आ गई। पोस्ट कम्युनिस्ट, ये एक कंसेप्ट है। पोस्ट कम्युनिस्ट मीन्स व्हेन द सोवियत यूनियन हैज़ टोटली डिसइंटीग्रेटेड, दैट एरा इज़ नोन एज पोस्ट कम्युनिस्ट। बिकॉज हमें पता है रशिया ने, सोवियत यूनियन के पास क्या था? कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म था, साम्यवाद हम जिसको बोलते। तो वो उसके फॉलोअर्स थे। तो वो भी बाद में ख़त्म हो गया और नई डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सिचुएशन, डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट लिबरल डेमोक्रेसी, ये आपको पता है, लिबरल मतलब फ्रीडम। Then human rights and humanitarian interventions, the same thing which I explained right now. The America, they started intervening in other countries, and they started to maintain peace and order in all the countries. Fine. अभी ये देखो, एक बोस्निया का एक एग्जाम्पल दिया है, यूगोस्लेविया फॉर एग्जाम्पल। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड इन बोस्निया हर्जेगोविना बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो ऑकर्ड। चेचन्या मतलब ये जो कुछ कंट्रीज है उसमें ब्लडशेड मतलब लोग एक दूसरे को मारने लगे। किस पे? एथनिक ग्रुप से। एथनिक मतलब जो रूट ग्रुप है, वो अभी क्या करने लगे? खुद का रूल अभी एस्टेब्लिश करने चालू हो गए। इसलिए क्या हुआ? डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए बोस्निया में, चेचन्या में, ईस्ट टिमोर में, इरिट्रिया में। तो अभी इसमें किसने इंटरवेंशन किया? ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। यूनाइटेड नेशंस, द इम्पोर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरवेंस द कंट्रीज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग। ये देखो, यूनाइटेड नेशंस, यूएन। यहाँ पे किसकी हम क्या कह सकते हैं? हुज रोल इज़ इम्पोर्टेंट हियर? द यूएन रोल। यूएन रोल मतलब यूनाइटेड नेशंस। सारे जो कंट्रीज़ है उन्होंने क्या किया? वो एक साथ आ गए, यूनाइटेड हो गए, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जैसा एक पूरा यूनिटी बनाई और उनके पास सौंपने लगे अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो अभी ये कौन सॉल्व करने की प्रयास कर रहे थे? यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस में कौन थे सुपर पावर? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फाइन, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पीस मेंटेन किया, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किए, ये सब किया है उन्होंने। फाइन, सो यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूड टू इंटरवेन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू ब्रिंग आउट
अबाउट अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। मतलब पीसफुल रिजोल्यूशन मतलब क्या, सॉल्व हुआ, लेकिन कैसे सॉल्व हुआ, पीसफुल, शांति से उन्होंने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो उन्होंने सॉल्व किए। नेक्स्ट इज, ये देखो, ह्यूमन राइट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। ये ह्यूमन राइट्स हमें समझने लगे इसलिए लोगों ने सेपरेट होने की सोची, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस कंट्री की मांग की। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स एंड देयर प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल लॉ गेव राइज टू द न्यू फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अभी ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी है, प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, कंट्री का प्रोटेक्शन, ये देना ही चाहिए। अभी ये किसने राइट दिया, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये राइट सभी को दिया, इंडिविजुअल एज वेल एज कंट्रीज। नेक्स्ट इज, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ये तो ड्रॉप किया है, ये ह्यूमैनिटेरियन रोल प्लेड इन बाय इंडिया। ये जो बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, ये अभी ओमिट किया गया पोर्शन है। टेररिज्म, एज आई टोल्ड यू दैट terrorist attack on World Trade Center on 11 September 2001, that attack changed or transformed the total concept of terrorism. Fine, the terrorism has changed or transformed from the regional towards the control on the whole world. Next we'll go modern day terrorism. ये देखो, मॉडर्न डे टेररिज्म इज डिफरेंट इन सेवरल वेज। द टेररिस्ट टुडे आर नॉट फाइटिंग फॉर स्पेसिफिक ग्रुप इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। फाइन, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोटिवेटेड एंड इन्फ्लेम्ड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी। अभी वो खुद के ग्रुप के लिए नहीं ये कर रहे, क्या क्या बोल सकते हैं हम, फाइट कर रहे, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट जो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है, मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बोला था कि जिहाद जैसी एक नई आइडियोलॉजी है। अल्लाह हमें जन्नत देगा कब, अगर मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारती हूँ और मारता हूँ तो मुझे अल्लाह जन्नत देगा। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी है। छोटे बच्चों को भी इसमें अभी ट्रेनिंग मिल रहा है, हाउ टू यूटिलाइज दैट वेपन्स, हाउ टू यूज़ दैट वेपन्स एंड अदर थिंग्स, आर्चरी, आर्मी, all that trainings are going on in specific countries, we can say. So it has totally transformed. Then attack हमने 9/11 का देखा, बाद में attack on place in Bali 2002, Madrid 2004 attack, London 2005 and हमारे मुंबई में हुआ था 2008 में. Next is multipolarity and regionalism. As I told you that after America, India, China, Russia, these three countries, they wanted to be a part and parcel of this superpower. Means along with America, they wanted to be a part of this multipolarity. Fine. और the part of bipolarity, अगर bipolarity आती है तो एक तो अमेरिका चाइना होगी, नहीं तो अमेरिका रशिया होगी, नहीं तो अमेरिका और इंडिया होगी। तो सभी इस प्रयास में लगे हैं कि हम कब महासत्ता बन जाएंगे। तो सब लोग ये पावर के लिए अभी ये कर रहे, फाइट कर रहे। देन हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, फाइन, शेप्स अ कंट्री टू बिकम अ वर्ल्ड पावर। सॉफ्ट पावर हमने देखी है। सॉफ्ट पावर मतलब क्या, विदाउट एनी मिलिट्री पावर द अमेरिका हैज़ एस्टैब्लिश द सॉफ्ट पावर। एंड हार्ड पावर मीन्स व्हाट, यस, आर्मी, देन सोल्जर्स एंड अदर थिंग्स, दिस इज नोन एज हार्ड पावर। देन यूरोपियन यूनियन, अभी हम आगे देखेंगे कि यूरोपियन यूनियंस लोगों कुछ कंट्रीज़ एक साथ आ गए यूरोप के और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई। इसके लिए एक मैं ये देखो, मैं यूरो जोन भी हम कह सकते हैं उसको। यूरोपियन यूनियन मतलब क्या है यहाँ पे, the economic and regional integration in Europe through the creation of European Union, the rise of Asia through the presence of China and Japan, followed by India in global world order. अभी कुछ जो ऐसे कंट्रीज़ है यूरोप में, उनको क्या चाहिए, उनको फॉलो करना है चाइना को, जापान को एंड इंडिया को। तो
the military resurgence of Russia and growing importance of new regional organizations have come to define a shift from unipolar to multipolar world order. ठीक है, अब इस मल्टीपोलर के तरफ हम अभी जा रहे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मल्टीपोलैरिटी. फाइन. And we know about China, what all efforts, what all things they are doing, the China is doing to become a superpower, followed by the Russia also. Next is, now we will see the regionalism in the post Cold War era. Regionalism मतलब क्या है? अभी जो countries है उन्होंने क्या शुरू किया? Either to join a regional organization or to keep them separate, to keep them independent. Fine. So ये region जो countries है, states है, उन्होंने खुद की एक identity create करने के लिए regionalism को follow किया, regionalism को क्या किया? Support किया. Fine. So ये यहाँ पे देखो, these organizations may be based on geographic proximity or on common political ideological economic concern. While geographic linkage are important, sometimes some functional and infrastructural issues become the basis of regional corporation. Fine. So अभी इसमें क्या है? areas like transport and communication, energy, health, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब जो इश्यूज़ है, ये फीचर्स है, ये कहाँ पे आता है? रीजनलिज्म, पॉलिटिकल डायलॉग में आते हैं. अतः let me give you one example. The oil fields, where do we find oil fields? Near Iraq, Iran, Saudi Arabia, then we have Turkey, then Syria, Jordan, Oman, Yemen. ये सब कंट्रीज़ क्या है? यहाँ पे ऑयल फील्ड्स है. तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ है टू सप्लाई ऑयल to other countries. So what is their political dialogues? Whatever they demand, whatever they desire, they want it against their oil fields. मतलब in the exchange of oil fields, in the exchange of oil, they are desiring, they are demanding various things from other countries. So this is known as communication, this is known as trade, and it started influencing because of regionalism. Now we'll move towards the European Union. Fine. ये देखो यूरोपियन यूनियन. अभी ये यूरोपियन यूनियन, एज आई टोल्ड यू दैट द आफ्टर कोल्ड वॉर few countries, few states, they come together and they established a European Union. Fine. And on which basis? On the basis of constant stability. Fine. So constant stability के लिए उन्होंने क्या किया? एक यूरोपियन यूनियन बनाई और खुद के रूल्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चालू किया. अभी ये देखो इसमें क्या है? ये क्या करता है? इट फॉस्टर द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. फाइन. द आइडिया बीइंग दैट कंट्रीज दैट ट्रेड विथ वन अनदर बिकम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट and so more likely to avoid conflict. The European Coal and Steel Community ECSC and European Economic Community were created for this purpose in 1951 and 1957 respectively. अभी ये देखो यूरोपियन यूनियन मतलब ये जो मैं आपको मैप दिखाती हूँ, ये देखो ये यूरो जोन है. मतलब क्या है? ये सारे जो कंट्रीज़ है ये यूरोपियन यूनियन में आते हैं. ये मेंबर्स है. ईयू के मेंबर मतलब यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर्स है. तो उसमें फ्यू कंट्रीज़ है वो ये देखो ये जो लाइट पिंक है ना, यूरोपियन यूनियन मेंबर इन यूरोजोन. यूरोजोन मतलब क्या? यूरोप ने खुद का एक जोन इस क्रिएट किया है और उसमें उन्होंने क्या किया है? कुछ यूरोपियन मेंबर्स उसमें है यूरोपियन यूनियन के, और जो कुछ डार्क पिंक है वहाँ पे वो तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है बट लेकिन वो यूरो जोन में नहीं है. अभी ये यूरो जोन क्या है? यूरो जोन मतलब इनकी एक अभी स्ट्रेटजी है. अगर उनको कम्युनिकेशन करना है, अगर कुछ ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो जो कंट्रीज़ यूरोपियन जोन में है वो डायरेक्टली दे कैन एंटर इन देयर, मीन्स डायरेक्टली दे कैन अक्रॉस द बॉर्डर. फाइन. मैं आपको एक दिखाती हूँ.
यूरो जोन के बारे में बताती हूँ, जस्ट ये देखें, the European Union began as an organization which wanted to foster economic cooperation. The idea began that countries that trade with the another become economically interdependent. Fine. Later, these various organizations merged together were referred to the European Community. अभी इनका community establish हुआ. Then Maastricht Treaty आ गया. Maastricht Treaty से क्या हुआ? To create a European Union. European Union कौन से ट्रीटी से बन गया? मास्ट्रिस्ट ट्रीटी. ये आप ध्यान में रखो. ये देखो यहाँ पे आपको मास्ट्रिस्ट ट्रीटी का एग्जाम्पल दिखाई देगा. ये मास्ट्रिस्ट ट्रीटी की वजह से क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन जो है वो एक साथ आ गई, फॉर्म हो गई. अभी क्या है? दिस ट्रीटी लेड टू एक्सपांशन ऑफ स्फीयर्स ऑफ कॉरपोरेशन विच नाउ इंक्लूडेड इंटरनल अफेयर्स, जुडिशियल मैटर्स, foreign and defense policies. The treaty led to the creation of an economic union which had a common currency. अभी ये यूरो जोन में जो कंट्रीज है ना, उनके पास एक कॉमन करेंसी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. दो देयर कंट्रीज आर डिफरेंट, उनके कंट्री जो सेपरेट हो गए वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे यूरो जो ऑफिशियल करेंसी है वो चलती है. अभी ये 28 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन में. ये जो यूनियन है वहाँ पे 28 कंट्रीज़ है, उसकी जो करेंसी है ये यूरो है. फाइन. द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कॉरपोरेशन बिगैन एज अ प्योरली इकोनॉमिक यूनियन एंड इवॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ वेरियस पॉलिसी एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एक्सटर्नल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी एंड माइग्रेशन. यहाँ पे अभी ये क्या होता है? The process of European Corporation began purely economic union. ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये कहाँ पे सॉल्व होते हैं? यूरोपियन यूनियन में. देन नेक्स्ट है शंघाई रीजन. यूरोपियन यूनियन होगा. ये देखो अभी ये शंघाई, क्रिएशन ऑफ द शंघाई एरिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन यूरोपियन यूनियन. ये शंघाई एक एग्रीमेंट है और उसमें क्या किया है उन्होंने? शंघाई एरिया एस्टैब्लिश किया है. अभी ये क्या है? कवरिंग द एबॉलिशमेंट ऑफ द इंटरनल बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज वॉज साइन इन 1985. अभी ये जो सारे बॉर्डर्स है, ये देखो पोलैंड, जर्मनी, ये जो कंट्रीज है, फ्रांस, इसमें इंटरनल बॉर्डर्स है. तो ये क्या हुआ है? एबॉलिश किए गए. एबॉलिश मतलब फिजिकली दे आर देयर बट दे आर नॉट कंसिडरिंग एज अ कंट्री बॉर्डर. Fine. They could trade and they could communicate with them in generally. Fine. Countries was signed in 1985. The agreement was signed by 5 European countries: France, Germany, Belgium, Luxembourg and Netherlands in Shanghai. अगर ये शंघाई एरिया में ये जो 5 कंट्रीज़ है वो आते हैं और वो जो ट्रेड है ये सब है वो कॉमन किया जाता है. द शेंगन वीज़ा इज़ मोस्ट कॉमन वीज़ा फॉर यूरोप. अगर आपको यूरोप में इन 5 कंट्री में जाना है तो आपको शंघाई जो वीज़ा है वो मिलता है. द शंघाई एरिया इज़ एन एरिया मैटर्स फॉरेन डिफेंस पॉलिसी. द ट्रीटी लेड क्रिएशन. ओके, ये जो शंघाई एरिया में अगर आपको जाना है तो ये 5 कंट्री के लिए एक वीज़ा काफ़ी है, जिसको हम बोल सकते हैं शंघाई वीज़ा. फाइन. सो अलग अलग कंट्री के अलग अलग वीज़े, आपको वीज़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है. चलो नेक्स्ट, विल गो नेक्स्ट. सी शंघाई वीज़ा के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है. व्हाट इज़ द शेंगन वीज़ा? शेंगन वीज़ा अलाउज एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल फ्रीली विद इन 26 पार्टिसिपेटिंग शेंगन एरिया कंट्रीज़. अभी 26 कंट्रीज़ इसमें जो पार्टिसिपेटेड है वहाँ पे आप एक वीज़ा पे कहाँ पे भी जा सकते हो. Okay, next is this. Do you know this whole box has been omitted for this academic year. Next is SAARC. ये देखो SAARC, BIMSTEC, then BRICS, G20 and SCO. ये सारे क्या है? ये अलग अलग एग्रीमेंट्स है. ये एग्रीमेंट्स क्यों किए गए हैं? फॉर द सेक ऑफ ट्रेड, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, and if in case any problems create, any conflict or dispute creates, that time these organizations are work for that particular
area. Now SAARC, which countries are member in that? There are 7 countries are member of this SAARC. India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. Fine. Meanwhile, China, USA, EU, मतलब European Union, along with 9 other nations, have been conferred with the observer status. आता इसका aim क्या है? What is the aim? Was to establish a dialogue in South Asia. साउथ एशिया में जो कुछ कंट्रीज़ है उसमें हारमनी रखनी है, उनमें जो पीस है वो रखना है, और जो कुछ ट्रांजैक्शंस है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है साउथ एशिया में, वो पीसफुली करना है. आफ्टर दैट बिम्स्टेक, सी यू कैन गो थ्रू वंस which countries has been mentioned or has been part and parcel or member of this BIMSTEC. See, Nepal, Sri Lanka, साउथ एशियन कंट्रीज़, भूटान, बांग्लादेश, ये कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, और सबके एक एम्स दिए हैं, रोल दिए हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, और उनका काम क्या है? अभी देखो बिम्स्टेक का काम क्या है, एम क्या है? टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन मैटर्स. इनका एम क्या? ये देखो एम हम देखेंगे. दो बातें आपको ध्यान में रखने. पहले तो कौन कौन से कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, सेकेंड उसका एम क्या है. टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. अभी जो कॉमन इंटरेस्ट है देशों में, वो जो है उसको कोलैबोरेट करना है. सेम ईयर फॉर ब्राज़ील, रशिया, ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से कंट्री है वो देखो, और इनका क्या एम है? टू फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स. देन SCO है, SCO कब इस्टेब्लिश हुई, उसका एम क्या है, कौन कौन से कंट्री है, इसका एम क्या है? टू मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग, फाइन, एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स. G20 में 19 कंट्रीज़ है, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन. It was formed with the primary aim to discuss policies relating a financial stability. इसमें क्या है? जो कुछ देश है उसमें कौन कौन सी फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज़ रहनी चाहिए और वो कैसे स्टेबिलिटी कर सकते, ये किसका एम है? ये G20 का एम है. सो यू गो थ्रू इट कि कुछ कौन कौन से कंट्री है इसमें. ये देखो, डेवलप कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान among others are the part of G20. Acts and these countries acts as a platform for discussion between the developed and developing countries. इनका मेन एम क्या है? जो डेवलप कंट्री है एंड जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अंडर डेवलप कंट्री, इसमें क्या करना है? उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, एक ब्रिज बनाना है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कैसे कर सकते हैं. तो ये जो कुछ काम है ये G20 करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप वी हैव टेकन अ ब्रीफ रिव्यू of this lesson. Already this question and answers, this exercise I have uploaded on the YouTube. You can go through this question and answers lecture also. So we'll stop here. Thank you. If you have any doubt, you comment me in the comment box. Thank you very much. Chalo, bye bye. Be safe. Stay safe.